आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनकलाब और भारत में डिजिटल बदवानी के खतरे की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर या कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल की जाने वाली रोबोट की ऐसी कैपेसिटी है जो आमतौर पर इंसानों के जरिए ही अंजाम दी जाती है। इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस और समझ की ज़रूरत होती है। हालांकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी डेवलप अभी तक तो नहीं हुई है जो एक आम इंसान की तरह काम को अंजाम दे सके, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास कामों में इंसानों का मुकाबला ज़रूर कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की आबादी की लगभग 65% आबादी 35 साल की उम्र से कम उम्र वाली आबादी है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे मुल्क में कितना डेवलप हो पाया है और एआई के इस रेवोल्यूशन के दौर में हम भारत के लोगों को डिजिटल माल प्रैक्टिसेस के असर में आने का खतरा कितना बड़ा हो सकता है। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनसफ आलम मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम साइंसेज के प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ही सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी में प्रोफेसर माधव गोविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आप ही से, मनसफ आलम जी। है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बिकॉज बहुत हम ये कह सकते हैं कि इंसानी दिमाग तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहा गया। ये कहा गया कि उससे शातिर, उससे समझदार कुछ नहीं है। और ये एक तरीके से पुख्ता भी हो रहा है कि इतना समझ होने के बावजूद भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज बात कर रहे हैं, यानी कि हमें कुछ और टूल्स और हैंड्स चाहिए हैं ताकि हम तरक्की कर सकें। शायद एक बड़ा मकसद ये होगा। तो आपसे मैं, हमारा जो एक आम व्यूअर है वो जो सुनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसको समझाना चाहती हूं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसके बाद में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा जी। मान लीजिए कि एक बच्चा आज जन्म लेता है और उससे पूछिए बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उस बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि उसके ब्रेन में कोई डेटा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते उसके ब्रेन में डेटा को डालते हैं। माँ बाप उसको सिखाते हैं, बोलो बेटा पापा, चाचा, काका। आहिस्ते आहिस्ते वो डेटा को स्टोर करते अपने माइंड में, फिर उसको चलना सिखाते हैं। तो एक वक्त आता है 1 साल 1.5 साल के बाद, तो उसमें बहुत सारे डेटा हो जाता है। और जैसे कुछ एनफ डेटा होता है तो स्माइल करने लगता है, रिएक्ट करता है। और भी ज़्यादा डेटा हो जाता है तो बात करने लगता है। उसकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ज़्यादा डेटा होगा वो आवाज़ उसके क्लियर हो जाएगी, अच्छे से चलने लगेगा। और फिर वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। फिर उसको एडमिशन कराते हैं नर्सरी में। इसका मतलब उसके पास इतना डेटा हो चुका है। तो ये डेटा है तो वो समझ रहा है और बोल रहा है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट बन रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर किसी इंसान से आप सवाल पूछते हैं, अगर वो सवाल का आपको आंसर जवाब दे रहा है, इसका मतलब इनफ डेटा है उस टॉपिक के बारे में, उसके माइंड पे स्टोर है। तो ये तो ह्यूमन की जो ब्रेन है ऐसा काम करता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी इंटेलिजेंसी को हम मशीन में देने जा रहे हैं। अब मशीन में हम कैसे देंगे? जैसे आप आज के डेट में सब लोगों ने चैट जीपीटी का यूज करते हैं। आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, वो आपको जवाब दे देता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि एक मॉडल बनाने जा रहे हैं, एक आर्टिफिशियल मॉडल बना रहे हैं जो इंसान के ब्रेन की तरह काम करना शुरू करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डेटा देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। और जब ट्रेनिंग देते हैं उसमें कम से कम 70%, 75%, 80% डेटा दे देते हैं। अब डेटा देने के बाद हम अब चाहते हैं कि क्या ये जो मॉडल है, ये जो आर्टिफिशियल मशीन है, सही से काम करता है नहीं। तो जो 20% डेटा है, हम उस डेटा को टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं और टेस्ट करने के बाद पता करते हैं कि क्या इसकी एक्यूरेसी क्या है, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये मॉडल जो है
हम यूज करते हैं। तो ये आप जो कंसेप्ट है मशीन को हमने सेम आपको रिलेट किया मैंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस से, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे एआई बेस्ड टूल्स आ चुके हैं, जनरेटिव एआई आ चुका है जिसका लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और अभी तक पूरे दुनिया में जो एआई चल रहा है उसको हम कहते हैं नैरो एआई और वीक एआई, जो टाइप 1 का है। टाइप 2 के बाद में बात करेंगे। और टाइप 1 में नैरो एआई है, आपका जनरल एआई है और एक्सटर्नल एआई है। जो जनरल एआई है जो अभी तक आया नहीं है उसका कंसेप्ट आ चुका है। जनरल एआई का मतलब है कि ह्यूमन के तरह हम मशीन को बना सकते, लेकिन अभी तक ये कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल में नहीं है। अभी तक जितने भी एआई का कंसेप्ट बेस्ड टूल आया है दैट इज बेस्ड ऑन नैरो एआई। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर माधव जी ये तो मतलब इसको कितना हम ये माने कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, हम काम नहीं करना चाह रहे हैं या हम अपना पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं कि एक ह्यूमन का काम तो उसकी तो कैपेसिटी है, उसको गर्मी सर्दी भी लगती है, वो थकता भी है, और मशीन है उससे तो हम कितना भी कुछ करवा सकते हैं। तो ये जो एक तरह की हम ये कहें कि डिज़ायर है उसी को फुलफिल करता है, या क्योंकि पहले तो हम यही जानना चाहते हैं बेहतर तरीके से कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए कि क्या है एआई। जी डॉक्टर साहब ने ठीक इसको बताया कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और उसी के आधार पर वो डिसीजन लेता है। तो अगर ह्यूमन माइंड इस तरह से डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन ले सकता है, तो सेम डिसीजन एक कंप्यूटर भी ले सकता है। अगर उसको डेटा दिया जाए, राइट डेटा दिया जाए तो प्रोसेस करता है। उसकी एक एल्गोरिदम होती है, उस एल्गोरिदम से ही वो प्रोसेस करता है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ह्यूमन लाइफ है क्या। ह्यूमन लाइफ को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो है हमारा डेटा प्रोसेसिंग जो एल्गोरिदम है, और दूसरा कहते हैं कॉन्शसनेस है। तो कॉन्शसनेस क्या है इस पर तो नहीं करता, लेकिन ये अगर मानते हैं कि ह्यूमन लाइफ एल्गोरिदम है कि डिसीजन हम लाइफ में जो भी लेते हैं वो पुराने डेटा के आधार पर लेते हैं। ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा लिमिटेड टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो कई गुना, हजारों गुना वो ज़्यादा होती है। इसीलिए वो फास्ट तरीके से उस डेटा को प्रोसेस करता है और डिसीजन बहुत आसानी लेता है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी मेमोरी जो है एक लिमिटेड मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो जितना ही ज़्यादा डेटा होगा, जिस डॉक्टर साहब ने बताया, उतना ही हम फास्ट डिसीजन लेंगे, एक्यूरेट डिसीजन लेंगे और डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में रख करके उसको देख सकते हैं कि क्या डिसीजन होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का ह्यूमन माइंड का एक्सटेंशन है और ये फास्ट कर सकता है। एक ह्यूमन बीइंग्स जितना कर सकता है उसका कई हजारों लाखों गुना तेज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कर सकता है। ओके, लेकिन मैं आपसे प्रोफेसर रमेश कुमार जी समझना चाहूँ तो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी कैपेसिटी कहते हैं कि 10 टेराबाइट से लेकर और 2.5 पेटाबाइट्स तक भी जा सकती है। उसका तो फिर कोई मुकाबला नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम देखते हैं तो। लेकिन बावजूद उसके भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम फिर? देखिए एक्चुअली आप इसको इस तरह से समझें कि हम लोग 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद काम करके थक जाते हैं। हाँ। लेकिन कई काम ऐसे हैं जो हमें 24/7 करना है। राइट। तो क्या कोई ऐसी मशीन हो सकती है जो थकती ना हो? हाँ। और बिना किसी थकान के वो काम करती रहे और वो काम ह्यूमन की तरह करती रहे। जैसे ह्यूमन डिसीजन लेता है, सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार वो डिसीजन ले पाए, ऐसी क्षमता आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स में आ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हम ह्यूमंस डिसीजन लेने में बायस्ड हो जाते हैं। इमोशंस तो इमोशंस अटैच होते हैं कि ये मेरे भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे गांव से है, ये मेरे बिरादरी से है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सब्जेक्टिविटी हम कम कर सकते हैं। राइट। हाँ, मतलब आपने एक सिस्टम बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं अपनी बात करूं यूनिवर्सिटी में,
कि आपकी एंट्री होगी आई कार्ड देख के, राइट, और कोई बच्चा आई कार्ड लेके नहीं आया, उसने बगल से 10 रुपए का नोट पकड़ाया और उस दरबान ने उसकी एंट्री कर दी। लेकिन अब हमारे पास ऐसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हैं जो आपके गेट पे लगे हुए हैं, आप आईडी आपकी पहचानी जाएगी आपके फेस से, आपके फिंगरप्रिंट से, और उसके बेसिस पे आपकी रिकॉग्निशन होगी। अगर आप रिकॉग्नाइज होंगे तो आपकी एंट्री उस कैंपस में होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई जगह हम यूज करते हैं जहां पे थ्रेट एसोसिएटेड है ह्यूमन लाइफ का। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, देयर वाज एक बिल्डिंग यूएस में और बहुत भीषण आग लग गई, और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग शायद वो 8th या 9th फ्लोर था। उस आग को कंट्रोल करने के लिए शायद कई ह्यूमंस की लाइफ खतरे में हो सकती थी, लेकिन उस आग को कंट्रोल किसने किया? रोबोट्स ने। तो रोबोट्स की ट्रेनिंग ऐसी हुई कि अगर कल के दिन आग लग जाती है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉल्यूशन है बायसनेस कम कर सकती है। आप जहां पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वहां यूज हो सकती है। कई बार आप देखो मेडिकल कम्युनिटी में डॉक्टर्स कम हैं और पेशेंट ज्यादा हैं। वही काम, रूटीन काम, एक चीज इमेज को एनालिसिस करने में, एमआरआई इमेज है, एक्सरे इमेज है, सीटी इमेज है, उसको एनालाइज करने में शायद उसको काफी समय लगे, और शायद इतनी जनता है उस ट्रीटमेंट को पाने के लिए शायद संभव नहीं है। बिल्कुल। तो अब ऐसे सॉल्यूशंस आ गए हैं कि जो डॉक्टर्स उस डाटा को एनालाइज करने में आधे घंटे लगाते हैं, वो काम शायद 2 मिनट में हो जाता है। इन एप्लीकेशन से हो सकता है। तो इससे कई फायदे हैं, कई फायदे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उन फायदों को ठीक से अवेल कर पाए, हमारे लिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिस्टम है, टूल्स हैं। तो प्रोफेसर मनसफ जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे एल्गोरिदम है इन सब के फंक्शनिंग में एक तरह का, तो वो एल्गोरिदम जो है उसको सीखने के लिए, या वो जो जिस भी तरह का उसका एक्शन है उसके लिए जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये भी होता है कि जो आधी अधूरी नॉलेज है वो नुकसानदेह होती है। देयर आर पीपल, सर्टेन पीपल हु आर यूजिंग दिस, लेकिन वो जानते नहीं है कि उसका यूसेज कैसे होना चाहिए और उससे पहले हमें क्या अचीव करना चाहिए। उस हवाले से क्या बताएंगे आप हमारे? देखिए, इसको सीखने के लिए अभी जो चल रहा है, ज़्यादातर लोग मशीन लर्निंग कर रहे हैं, डीप लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि मशीन को ट्रेन करते हैं, वो एल्गोरिथम लिखते हैं और उस एल्गोरिथम को यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आप देखा होगा आपने, एक डीप फेक का कंसेप्ट आया था, उसमें भी कई एल्गोरिथम्स लोगों ने यूज किया, लेकिन वो निगेटिव पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उससे को डिफेंस करने के लिए डिफेंसिव एआई आया और उन्होंने भी एल्गोरिथम अपना बनाया। अब सवाल यह है कि बच्चों को जो सीखना चाहिए, आजकल बहुत सारे कोर्स भी चल रहे हैं, एमएससी एआई एमएल, एमटेक एआई एमएल। अब इनमें क्या करते हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जो एल्गोरिथम लिखते हैं उस एल्गोरिथम को हम इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। अब देखिए, जैसे बहुत सारे आपको एआई टूल्स देखेंगे, आपको जनरेटिव एआई है, यानी कि आपके पास एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ को एक जनरेटिव एआई टूल के जरिए हम उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास टेक्स्ट है, उसका एल्गोरिथम लिखते हैं और फिर उसको मैं साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक सीन बनाते हैं, स्टोरी लिखते हैं, और उस स्टोरी को हम एक पिक्चर विजुलाइज कर लेते हैं, पिक्चर के फॉर्म में बना लेते हैं। तो हर काम करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम को लिखना होता है। अब एल्गोरिथम को लिखने के लिए बहुत सारे टूल की जानकारी होनी जरूरी है। तो देखिए, बहुत सारे जैसा भी टूल आप देखेंगे, ज्यादातर आजकल मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग कोलैप्स का यूज करते हैं, लोग पाइथन का यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल्स है, जिसको यूज करके लोग एल्गोरिथम को लिखते हैं और फिर अपने डेटा को
रिट्रीव करते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स है, या मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए उसका एल्गोरिथम लिखते हैं, उस मशीन को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो पहले एल्गोरिथम जो हम लोग यूज करते थे, जो इंटेलिजेंस नहीं था, अब हम क्या करने जा रहे हैं, उस मशीन को लिए जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं, उस एल्गोरिथम को हम इंटेलिजेंट बना रहे हैं, ताकि वो अपने आप हमें सॉल्यूशन उसका ढूंढ कर दे पाए। ठीक है, तो प्रोफेसर माधव जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो यही है कि एक तो इसमें क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो उसलिए हमारे सरकार की जो इम्पोर्टेंस है इसमें, या उनका जो से है, या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक तो आपसे उस हवाले से मैं जानकारी चाहती हूँ। दूसरा ये कि अभी तक की जो हमारी सिचुएशन है, उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आप हमको बता पाएंगे कि जिसमें हमने ठीक से पेनिट्रेट किया है एआई को, और हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी ले रहे हैं? जी, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, और सारी इंडस्ट्री जो है शिफ्ट इसी तरफ हो रही। चाहे ऑटोमेशन जो हो रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग हो रहा है, वो हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, डिफेंस के क्षेत्र में हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर के फील्ड में हो रहा है, ड्रग डिस्कवरी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। तो ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो रहा है। इसीलिए खतरा ये भी हो रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा जॉब जो था, जो लोअर लेवल का स्किल जॉब था, वो शायद रिप्लेस हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। लेकिन दूसरी रिपोर्ट ये भी कर रही है कि अगर ये जॉब रिप्लेस होंगे तो नेचर ऑफ जॉब चेंजेज होगा, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें बढ़ेगी। जिस तरह जब कंप्यूटर आया था तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ जॉब खत्म होते हैं तो बहुत सारे नए जॉब क्रिएट होते हैं, और वही स्थिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो है हमारी 10% जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत राइटली यू सेड रिप्लेस। आपने ये नहीं कहा है कि जॉब जा रही हैं, आपने कहा है कि रिप्लेस हो रही हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी एडवांसमेंट थोड़ा कर लें, हम अगर अपने आप को एजुकेट कर लें, तो हम ना सिर्फ अपने बचा सकते हैं जो जॉब्स हैं, बल्कि शायद क्रिएट भी कर सकते हैं। इज इट? या बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि देखिए अब जो जॉब के साथ हम जो स्किल के साथ हमने जॉब शुरू किया था, वो स्किल का रिक्वायरमेंट अगले 5 से 10 सालों में खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन की जरूरत है। जो हमारी नई पीढ़ी इस समय है, जो नए जनरेशन के बच्चे निकल रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली दे हैव टू अपग्रेड देयर स्किल्स। जो सॉफ्टवेयर उन्होंने सीखा था, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने सीखा था, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और उसको चेंज करने की जरूरत है। जी जी। तो जो चेंजेस हो रहे हैं और जिन जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर रमेश कुमार जी, आपके अनुसार कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी हाल फिलहाल हम एआई का यूसेज ज़्यादा देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर एक बूम की तरह हम इसको देख सकते हैं? मेरा मकसद ये है आपसे जानने का, ताकि जो हमारा अगर यूथ हमको देख रहा है तो वो एक आइडिया यहाँ से ले पाए इस हमारे डिस्कशन के जरिए, और उसको जो अपने एजुकेशन के हवाले से जो भी बेटरमेंट करना है वो कर पाए। मीनाक्षी जी, मैं बताऊं, मेरे अनुसार एआई या डाटा एनालिटिक्स एरिया जो है ये फॉरएवर रहेगा। उसका रीज़न है कि आज के दिन हमारे पास डाटा की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। पहले डाटा मिलने में दिक्कत होती थी, तो एक तो डाटा पाना आज के दिन मुश्किल काम इतना नहीं रहा। दूसरी चीज है कि जो मशीन जो है उसकी कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बहुत इंप्रूव हो गई है। तीसरी बात आती है नीड की। तो नीड ऐसी है कि मशीन लर्निंग एआई आजकल हर एरिया में यूज हो रहा है। आज के दिन बिजनेस हाउसेस चाह रही हैं कि उनका बिजनेस ग्रोथ हो, कैसे उनकी सेल इंप्रूव हो, एडवर्टीजमेंट कैसे करें, उसमें भी एआई यूज हो रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी अपने इन्वेंशन करने में एआई का यूज कर रही हैं। माधव जी ने बताया अभी कि ड्रग डिस्कवरी ये अपने आप में एक चैलेंज होता था।
सालों साल लग जाते थे किसी बीमारी का एक ड्रग डिस्कवरी करने में, और पैसे भी काफी लगते थे, मैन पावर भी काफी लगती थी। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी के हेल्प से कम मैन पावर, कम पैसे में वो चीज अचीव हो रही है। आप देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को बेनिफिट मिल रहा है, किसान को बकायदा इनपुट मिल रहा है कि ह्यूमिडिटी कम है तो क्या करे, इंसेक्ट्स आ गए हैं प्लांट्स में, किस तरह के इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए क्या फर्टिलाइजर अप्रोप्रिएट होगा वो बता रहे हैं। मेडिकल फील्ड में देखिए आप कि सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करनी है तो प्रिसाइज लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्यूमर आप हटा रहे हो, ट्यूमर हटाते हुए अगर कुछ आपने अच्छे न्यूरॉन्स जो ब्रेन के हैं वो भी आपने काट दिए तो फंक्शनलिटी आपके कई ऑर्गन्स की खराब हो सकती है, डैमेज होगी, राइट। तो प्रिसाइज लोकेशन, कितने डेप्थ पे सर्जरी होनी चाहिए। आजकल रोबोट्स यूज कर रहे हैं सर्जरी करने के लिए। लेकिन आजकल जो रोबोट्स हैं वो एक तरह से सेमी, हम ये कह सकते हैं फंक्शनल, मैनुअली भी होता है, बिकॉज डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर, वैसी तो सिचुएशन है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में क्या हम ये देखेंगे कि माइनस डॉक्टर्स भी हम ये पॉसिबल होता देखेंगे? कुछ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आपका सॉल्यूशन एआई दे देगा, लेकिन कुछ चीजों में, कुछ स्पेशलाइज्ड डिसीज में शायद हो पाए एआई एक सॉल्यूशन दे सकता है। ओके, ठीक है। आपसे जो मैं प्रोफेसर मनसफ आलम जी जानना चाहती हूँ ये कि अभी जो बदलाव हैं एआई की वजह से, हाउस होल्ड में हो या हमारी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें हो, वो क्या क्या हैं, ताकि रिलेट कर पाए हमारा व्यूअर कि एआई नहीं था तब ऐसा होता था और अभी बिकॉज ऑफ एआई दीज आर द चेंजेस। ओके, देखिए अभी क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो एआई का जो इस्तेमाल हो रहा है आज के डेट में इंटरटेनमेंट के फील्ड में। आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप देखिएगा जो यंग बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, छोटे छोटे रील बना रहे हैं, वहाँ पे एआई का जो टूल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया नहीं था तो लोग उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, उनका एंटरटेनमेंट का जरिया कुछ और था। लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो हर एक इंसान जो है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। जब सोशल मीडिया से जुड़े लोग तो क्या हुआ कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है जनरेट होने लगा। जब ज़्यादा डेटा जनरेट होने लगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही सक्सेसफुल होने लगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सक्सेस होने के लिए डेटा का होना जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट से 1955 1946 के आसपास से कंसेप्ट को लोगों ने दे दिया था। यानी कि 1955 में टैलेंट अर्निंग थे, इन लोगों ने एआई का कंसेप्ट दे दिया था। लेकिन 1955 से लेकर आज 2025 से उतना पॉपुलर बीच में नहीं हुआ। लेकिन ये जैसे ही आपका जो सोशल मीडिया आया, जैसे और बहुत सारे सोशल मीडिया आया आपको, यानी कि ये 2009 के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया आया, उसके जरिए डेटा जनरेट होने लगा। जब डेटा जनरेट होने लगा तो आप नोटिस कीजिएगा 2015 के बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। उस पर बहुत सारे आपके पास चैट बॉट आने लगे, वहाँ पे डेटा आप देकर तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते। अब ये है कि कहाँ इस्तेमाल करते, जैसे पुराने फोटोग्राफ्स आपके पास था, अब उस फोटोग्राफ को ब्लैक एंड व्हाइट में था और आज एआई टूल के जरिए उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को आप कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, आप उस पिक्चर को वीडियो में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इंटरटेनमेंट के फील्ड में लोग यूज कर ही रहे हैं। उसके बाद लोग बिजनेस में ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, एड मूवी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आपको कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देना है और वो उस एआई बेस्ड टूल जो है उसका एड बना देता है। तो ये काम हमारा आसान हो गया और फिर आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे उसको फ्लोट कर देते हो। तो बिजनेस में अगर मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है, एक फिल्म का एड, प्रोडक्ट का एड बनाना है, तो आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर चाहिए, उसमें बहुत सारे लोगों को हायर करना होगा। लेकिन आज के डेट में एआई टूल के मदद से आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एड बना देते हैं आप।
तो यहाँ पे बेनिफिट भी हो रहा है आपको कि जल्दी आप काम कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट हो गया, आपका बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, मेडिकल साइंस में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टीचिंग में भी ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के डेट में मैं बताऊँ आपको कि आपको पीपीटी बनाना है, तो पीपीटी बनाने के लिए आपको कंटेंट को कलेक्ट करना होगा, फिर उसको डिजाइन करेंगे, टाइम है। और आजकल एआई टूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आप टॉपिक डालिए, आपका पीपीटी बनकर तैयार हो जाता है। या आपके पास कंटेंट है वर्ड में, और उस कंटेंट को अपलोड कीजिए और गुड क्वालिटी का पीपीटी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देखिए कि हाउ यू मेजर, हाउ डू वी मेजर कि ये अच्छी क्वालिटी का है हमारा, क्योंकि उसके पास डेटा है लेकिन वो डेटा हमारा डेटा नहीं है, वो किसी और जरिए से आया हुआ डेटा है। ठीक है, एक्चुअली अब उसमें अपडेशन का हमारे पास गुंजाइश है। क्या है, देखिए अगर हम पीपीटी बनाते हैं, हमने क्या किया कि एक टाइटल डाल दिया। अब वो टाइटल पे जितने रिसोर्सेज मटेरियल अवेलेबल होगा वेब पे, वहां से उठाएगा। जब हम भी किसी कंटेंट को पढ़ाने के लिए पीपीटी जब बनाते हैं तो कई बुक को कंसल्ट करते हैं, कई बुक से रीड करने के बाद हम पीपीटी बनाते हैं। तो अगर आपके पास कंटेंट आप नहीं चाहते हैं कि वेब से ले, तो उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप अपने कंटेंट को डिफरेंट प्लेस से लाएं, कलेक्ट करें एक जगह पे, उसको अपलोड कर दें और फिर उस पीपीटी को वो बना देगा। और फिर उस ऑप्शन ये भी होता है कि आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है और बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हेल्पफुल है। प्रोफेसर माधव गोविंद जी, सरकार के लिहाज से मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, बजट एलोकेशन वगैरह और वो सब भी है क्या? क्योंकि जब ये इतना एडवांस सिस्टम और सब की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लोगों को हायर करना, अच्छे लोगों को जोड़ना, ताकि क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा है, यंग पॉपुलेशन भी है, और अगर आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली से लिया है, इसीलिए मिशन मोड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन मोड पर काम चल रहा है। इसमें 1.3 बिलियन उसने 5 इयर्स के लिए इंटीग्रेट किया है, और 4 इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सलेंसी सेंटर इस्टेब्लिश किया है जहां पर इस एरिया में काम किए जाएंगे। दूसरा, मैन पावर ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मैन पावर ट्रेंड अब हमारे पास मैन पावर हों, जिससे हमारी जो इंडस्ट्री का जो डिमांड है, कंट्री का जो डिमांड है, उसको फुलफिल करें। दुनिया का एक एस्टिमेशन के अनुसार 25% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट हैं वो अभी इंडियंस हैं। वो इंडिया में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बाहर के देशों में काम कर रहे हैं। तो इंडिया इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। नीति आयोग ने भी इस पर स्पेशल फोकस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिशन मोड में किया जाए। इसका एक सबसे बड़ा उपयोग जो किया जाएगा वो नेशनल सिक्योरिटी में, क्राइम प्रिवेंशन में भी बहुत बड़ा इसका योग होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर दिल्ली शहर के अंदर अगर किसी का भी लोकेशन आइडेंटिफाई करना हो तो वो पॉसिबल है कि इस समय कोई व्यक्ति कहाँ पर है, ये पॉसिबल हो सकता है। उसको ट्रैक डाउन किया जा सकता है कि वो कहाँ पर लोकेट किया गया है। और उसकी एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है जो फेशियल रिकॉग्निशन अग्रवाल साहब ने बताया। अगर हमारे कैमरे जो लगे हुए हैं जगह जगह पे, तो फेशियल रिकॉग्निशन से तुरंत तो वो कैप्चर करेगा, और जो डेटा है, आधार का डेटा है, उससे वो मैच करेगा, तो पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति किस एरिया में कहाँ पे रहा है। तो वो 24 आवर्स का लोकेशन के बीच में उसको ट्रैक कर सकता है। इसको और अगर रिफाइन किया जाएगा तो ये और भी सर्विलेंस का काम करेगा। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेटा प्राइवेसी और हमारी पर्सनल सिक्योरिटी का भी वो इशू आ रहा है, इसलिए अभी ये सारे अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। इस पर कोई गाइडलाइंस भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है। दुनिया में बहुत सारे देश इसको लेकर चिंतित हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कई क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, तो इसको कैसे रोका जाए, कोई ऐसे इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। हु आर दोज पीपल जो इस तरह का फ्रेमवर्क और वो सब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह की नई चीज़ है और ब्यूरोक्रेसी और ये सब चीज़ें हम जानते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि आपने एक बड़ा बजट अमाउंट बताया कि एलोकेट किया गया है, तो ये गाइडलाइंस बनाना, कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हमारा डेटा कितना सेफ है या अनसेफ है, इसको लेकर डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये एक तरह का एडवांसमेंट
है, यहाँ तो और ज़्यादा खतरे, जितना जितना ये बड़ा उतने ही खतरे भी बड़े शायद। जी जी, नहीं, गवर्नमेंट ने देखिए इस पर थिंकिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई है, और बाद में कुछ उन्होंने गाइडलाइंस एंड एडवाइजरी भी गाइड किया है जी। जो प्लेटफॉर्म है, जो बिगर प्लेटफॉर्म है, उनको ये एडवाइजरी दिया गया है कि वो कोई भी डेटा अगर सिक्योर कर रहे हैं तो उसमें कंसेंट होना चाहिए और उसको प्रॉपरली सिक्योर करके तभी उसका डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ओके। तो पर्सनल जो डेटा है, पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए एक एक्ट भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, बहुत सारी एडवाइजरी की है, लेकिन अभी कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो इसको बनाने के लिए 3 लोगों, मतलब सभी स्टेक होल्डर जो हैं, इसमें जो डेवलपर हैं, जो यूजर हैं और जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, उन सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ठीक है सर, तो जानकारी ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बचाव है, और जानकारी तब होगी जब हम अपने आप को एजुकेट कर लेंगे। तो प्रोफेसर रमेश अग्रवाल जी, आपसे मैं जो जानना चाहती हूँ ये कि जैसे इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होती हैं, मेडिकल में भी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ब्रांचेस होंगी, तो अगर कोई यूथ हमको देख रहा है तो किस ब्रांच के लिए उसको जाना चाहिए, किस में पोटेंशियल ज़्यादा है, या अभी उस स्थिति में है कि हम अभी तो कुछ भी कर लिया तो एक्सेल करना ही करना है, वैसी स्थिति है, तो गाइड कीजिए थोड़ा। देखिए, आज के दिन अगर कोई बच्चा इस एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता है तो एक माध्यम है बीटेक करने का, कि लोग बीटेक कर रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, और स्पेशलाइजेशन वो एआई में कर रहे हैं। ओके। तो डिग्री उनको बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की मिली, लेकिन वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कोर एआई से रिलेटेड हैं, उनके सब्जेक्ट्स को लेकर वो स्पेशलाइजेशन एआई में कर लेगा। आजकल कुछ ऐसे बीटेक प्रोग्राम भी चल रहे हैं जो शुरू से ही एआई एंड मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोर्सेज को पढ़ा रहे हैं। मतलब लेकिन ये बच्चा आगे चलकर सिर्फ एआई एमएल जैसे ही जॉब को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। तीसरा जो एरिया है जिसके थ्रू वो इसमें मतलब एआई में जा सकते हैं, कई बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, केमिस्ट्री में, तो ऐसे बच्चे वो पहले एमसीए कर सकते हैं, और एमसीए के दौरान वो अपने इलेक्टिव पेपर्स एआई और एमएल से रिलेटेड कर सकते हैं। आजकल एआई एमएल सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं रह गया है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट में भी डाटा एनालिटिक्स एरिया काफ़ी पॉपुलर है। तो वहाँ पर भी बच्चे एमबीए में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं डाटा एनालिटिक्स में। तो एमबीए में कौन बच्चे जाते हैं? एमबीए में तो हर तरह के बैकग्राउंड के, सोशियोलॉजी के बच्चे भी जा रहे हैं, आपके इकोनॉमिक्स से भी जा रहे हैं, कॉमर्स से भी जा रहे हैं, साइंस से भी जा रहे हैं, काफ़ी हेट्रोजीनियस क्राउड रहता है। लेकिन वहाँ पे आइडिया ये होता है कि कोर्सेज इस तरह से इंट्रोड्यूस करें, वहाँ पे ज़्यादा कोडिंग पे जोर नहीं देते हैं। वहाँ पे जोर होता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको हम उनके बेसिस पे एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर पाएँ। राइट। तो ये डिफरेंट एरियाज हैं। मतलब वैसे तो मेरी जानकारी के अनुसार आजकल एआई एक कोर्स इंट्रोड्यूस हर डिसिप्लिन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, सारे इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग है, और कुछ डिमांड के कारण भी बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं वो एआई एमएल कोर्स जरूर ले रहे हैं। तो बहुत ऑप्शंस हैं, हर मतलब तरह के बच्चे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। कई बच्चों, मैं आजकल ये भी एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि चूंकि स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एआई एमएल जिस तेजी से चेंज हो रहा है, मैं एक डाटा बताऊं, चैट जीपीटी का यूज more than 500 times has increased in the last 1 year. More than 500 times. It means in another few years it is going to grow exponentially. तो जरूरत है कि आप जो जिन्होंने AI ML का कोर्स नहीं किया हुआ था,
आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज 1 साल के 6 महीने के कोर्सेज कई इंस्टीट्यूट करा रही हैं। जी जी। IITs करा रही है, IISc बेंगलोर करा रही है, IIMS करा रही है, और भी जो हमारी NITs और JNU इस तरह के कोर्सेज करा रही हैं। तो इस माध्यम से वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट उनका होगा तो जॉब के खतरे की बात भी नहीं रहेगी। राइट, बिल्कुल। तो बहुत माध्यम है ना। और आजकल ऑनलाइन कंटेंट भी अवेलेबल है, NPTEL के थ्रू, कोर्सेरा के थ्रू ऐसे काफ़ी कोर्सेज किए जा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्रोग्रामिंग लोग सीख सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। लेकिन मेहनत करनी होगी, बिल्कुल। बिना मेहनत के ऐसी चीज़ें सीखी नहीं जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर मनसफ आलम जी, कोई एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं क्या इसमें? क्योंकि जैसे हम बातचीत कर रहे थे, डीप फेक का उसमें जिक्र हुआ, अलावा इसके भी हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें क्योंकि हम मीडिया से जुड़े लोग हैं तो फेक न्यूज़ और इन सब की बहुत बात करते हैं। आजकल तो ये पता लगाना ही मुश्किल है कि ये ओरिजिनल है या ये आर्टिफिशियली ड्रिवन है, काफ़ी मुश्किल है। तो उसलिए भी एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन एथिकल कंसिडरेशंस इसके हैं अगर कुछ अभी, तो वो क्या क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एथिकल इशूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप एथिक्स है क्या, बेसिकली अब देखिए कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई आपने कंटेंट को डेवलप किया यूजिंग कोई सा भी चैटबॉट को ले लिया। अब उस कंटेंट को आपने लिया, अब उस चैटबॉट ने क्या किया, आपके वेब पे जो कंटेंट जहाँ जहाँ अवेलेबल था वहाँ से लेकर समरी बनाकर दे दिया आपको। और आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप उसको कहीं पे पब्लिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि वो आपका तो है नहीं, और नहीं आपने कहीं पे रेफरेंस दिया। अगर आपने रेफरेंस दे दिया तो चलिए एथिकली आप साउंड है, आप ठीक है। अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया, इसका मतलब आप एथिकली साउंड नहीं है। तो एथिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान के डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में। यानी कि हमें सच्चा रहना है। एथिकली कोई चीज है, कोई चीज आप डेवलप कर रहे हैं और किसी इंसान को जाकर नुकसान कर रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसको डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को चाहिए कि जो हम चीजें बनाएं, कोई टूल बनाए या कुछ भी बनाए, और हम उस बनाकर किसी को फायदा पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। और एक चीज है कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी में किसी और का डेवलप हुआ कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और उसको आप टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हैं, तो इथिकली साउंड नहीं है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर देते हैं, आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। अब वो आर्टिकल तो बहुत अच्छा बना के आपको दे देगा, लेकिन उसने तो साइट तो नहीं किया ना। अगर आप साइट नहीं करते हैं तो आपके कॉपीराइट एक्ट जो है उसके तहत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम या आपको कॉपीराइट एक्ट है या CC पॉलिसीज है, तो हमें वहाँ पे हर चीज़ को चेक करना होगा। जब भी हम कंपोनेंट बनाए, चैटबॉट बनाए, कुछ भी बनाए, हम डेवलप करें, तो इथिकल कंसिडरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इथिकल कंसिडरेशंस को हमें टॉप पे रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर माधव गोविंद जी, चैलेंजेस क्या हैं अभी सरकार के सामने, या जो पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, किसी तरह के चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं? या देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज आ रही है वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बनाने के लिए। इसमें 2 चैलेंजेस है। ये चैलेंज तो ये है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी को अगर इनिशियल स्टेज पर रेगुलेटरी फ्रेम में ला दिया जाता है तो उसमें इनोवेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं। इनोवेशंस नहीं होते हैं, इसीलिए जब यूरोपियन यूनियन में इस तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया तो वहाँ पर फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने उसका विरोध किया। उनको ये था कि जो हमारी स्टार्टअप हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही हैं वो आगे काम नहीं कर पाएंगी, उनका ग्रोथ रुक जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्टार्टअप या इनोवेशंस के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी इसमें चैलेंजेस ये है कि अगर हम इसको रेगुलेट इनिशियल स्टेज पर नहीं करेंगे तो ये इतना एडवांस हो जाएगी, फिर ये इसको रेगुलेशन करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसकी एक ऐसी ट्रेजेक्टरी डेवलप हो जाती है कि फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका एक चैलेंज होता है कि कैसे हम इनोवेशन को भी प्रमोट करें और साथ ही साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी इवॉल्व करें। तो दुनिया में जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, इसमें साइमल्टेनियस इसमें वर्क करना पड़ेगा कि जो डेवलपर हैं
और जो रेगुलेटर हैं बोथ हैव टू वर्क साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और उसको प्रिकॉशन के साथ में कैसे हम डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसी उस पर चल रही कि सारे स्टेक होल्डर को साथ में ले करके और स्टेप बाय स्टेप एक प्रिकॉशनरी स्टेप एक प्रिंसिपल होता है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए, उसी पर ये गवर्नमेंट काम कर रही है। ओके प्रोफेसर रमेश कुमार अग्रवाल जी, ये जैसे हमने बात की नैरो इंटेलिजेंस की और जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और भी इसमें एडवांसमेंट है, वो हम जिस स्टेज पर अभी हैं, हमारा मुल्क अभी जहाँ पर है, उस एडवांसमेंट में आने में कि हम रोबोट्स को इस तरीके से फंक्शनल देखेंगे या बहुत कॉमन हो जाएगा इस तरह की चीज़ें, या जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, या हम ऑफिस से घर के लिए कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, वो एक बटन प्रेस किया है और सब कुछ हो रहा है, वहाँ तक जाने में अभी कितना और इंतज़ार करना है? मुझे लगता है कि सिर्फ इस चीज़ के पहुँचने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी को सिंसियरिटी अपनी दिखानी होगी। पहले उनको चीज़ों को ठीक से समझना होगा। आज के दिन ज़्यादातर लोग इसे ब्लैक बॉक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं और उन समझ नहीं रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। कोई भी इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब वो सिस्टम को समझे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसमें खामियां क्या हैं, इसमें अच्छाइयां क्या हैं। तो पहले तो हमें अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इसकी अच्छी टीचिंग करवानी चाहिए कि सारे टीचर सारे अच्छी तरीके से इनके बेसिस कंसेप्ट क्लियर करें और बच्चे भी जो फंडामेंटल्स हैं एआई और मशीन लर्निंग की वो उसको समझें। जी, अगर वो फंडामेंटल्स समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम जो हम जैसा चाह रहे हैं कि जो बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो हम अपनी आम जिंदगी में बड़े आसानी तरीके से कर सकें, वो पॉसिबल है। और उसके लिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को बड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा, ईमानदारी से चीज़ों को समझना पड़ेगा और इनोवेशन में गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फंडिंग में इंस्टीट्यूशन को दिक्कत ना हो, फिर फंडिंग की यूटिलाइजेशन ठीक हो। तो ये अगर हम राह अपनाएंगे तो ज़रूर हम सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर मनसफ आलम जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हम जैसा कंप्यूटर का हमने जिक्र किया, कंप्यूटर जब आया तो बहुत तरह का शोर था, लेकिन उसके बाद हम ये जानते हैं कि इसका ना सिर्फ एक्सेस इजी हुआ, स्मार्टफोन की हम बात करते हैं और बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि दे आर, इफ़ दे आर नॉट एआई, दे आर नेक्स्ट टू एआई। तो और हम इसका देखेंगे इन्वॉल्वमेंट और धीरे धीरे, जैसा चैट जीपीटी का बताया कि पिछले 1 साल में 500 गुना उसका यूसेज बढ़ गया है, तो हम वैसे ही वैसे इसको भी अपनी लाइफ में या तो हम इनकलकेट कर लेंगे एज इट इज़ जैसे हमें ये हासिल होगा, या फिर हमें भी कुछ इसके लिए, जो आम शहरी है उसको भी अपने हवाले से कुछ करना होगा इसके लिए। देखिए, इसमें जो हम बात अगर करते हैं कि कंप्यूटर साइंस जब आया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ पूरे वर्ल्ड में। लोग कहने लगे कि लोगों की नौकरियां जाएगी, और सही बात है कि लोगों की नौकरियां गई, लेकिन नौकरियां जनरेट भी हुई। थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो डेवलपमेंट स्टेज क्या है। सबसे पहले जो आया था इंडस्ट्री 1.0। इंडस्ट्री 1.0 में जो नेचुरल सामान थे उससे काम कर, जैसे बैलगाड़ी है, आपका मिट्टी का बर्तन। उसके बाद आया आग एंड पानी को एक साथ कंबाइन किया और आपको बनाए पंपिंग सेट, ये बना आपको कि आप रेल इंजन बना आपका। तो इस तरह से मैकेनिकल कंसेप्ट आया। और जैसे ही इंडस्ट्री 2.0 में कंप्यूटर साइंस को ऐड किया गया, उसका नाम दिया गया इंडस्ट्री 3.0। अब इंडस्ट्री 3.0 में जो ऐड किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंडस्ट्रियल आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल, यानी कि इसको करके अप टू इंडस्ट्री 5.0 आ गया। अब सवाल है यहाँ पे कि अभी तक तो नैरो एआई चल रहा है, तो जॉब का हालात क्या है अभी देखना है हमें,
कि नौकरियां जा रही है। आपने नोटिस किया मार्केट में हो रहा है कि मान लीजिए कैसे जा रही है नौकरियां। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा जी। 2 तरह की कंपनी होती है इन दिस वर्ल्ड। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सेकेंड वन सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। एक कंपनी में एक जब प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे काम करने वाला लेबर होता है जो सामान को इंग्रेडिएंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब एआई बेस्ड मशीन उस इंग्रेडिएंट को ऑटोमेटिकली लेकर जाना, तो आपका एक लेबर का नौकरी गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद पैकेजिंग की बात आती है, तो पैकेजिंग के लिए लेबर लगते थे। अब मशीन ऑटोमेटिकली पैकेज कर दे रही है, तो अब पैकेजर पे जो नौकरियां थी। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि ये सब जो जॉब, अगर जैसा माधव गोविंद जी ने कहा ना बहुत सही, कि रिप्लेस होगा, आप सीख लेंगे तो आप ही वो काम कर रहे होंगे, आप उससे बेहतर काम कर रहे होंगे, बजाय कि बोझा ढोने के शायद कोई अच्छा और उससे बेहतर काम आप कर रहे होंगे और ज्यादा पैसा भी पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी मेहमान आए हमारे स्टूडियो में, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने डिस्कशन किया, बहुत शुक्रिया। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं, इसलिए हमारा ईमेल हम आपको बता देते हैं, ddu2specials@gmail.com। पूरी टीम को इजाजत दीजिए, आदाब।